कुछ इश्यूज हुए थे आर्टिकल 19 के, उसमें अगर देखा जाए रिलेटेड टू राइट अंडर आर्टिकल 19। तो कुछ इश्यूज हैं जो उन इश्यूज को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू राइट अंडर आर्टिकल 19। इसमें हम बात करें अंडर आर्टिकल 19 के, उसमें फ्रीडम ऑफ, सबसे पहला है प्रेस। इश्यूज में पहला इस पर इश्यू आया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस। ठीक है, प्रेस। इसमें यह है कि इसमें इम्प्लाइड अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए एज पर एज सकल पेपर। एक यहाँ पर केस चला हुआ था इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर से, दैट इज साकाल करके नाम था, साकाल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन भारत सरकार। इन दोनों के बीच में एक ये मैटर स्टार्ट हुआ था इस आर्टिकल को लेकर कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 एंड ए कहता है कि हमें फ्रीडम है इसमें प्रेस को लेकर, बट आप हमें प्रेस को कहीं ना कहीं रोक रहे हो। क्योंकि इसमें चैलेंजेस था, चैलेंजेस ये था कि इंक्रीजिंग सेंसरशिप एंड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ रेगुलेशन फॉर डिजिटल मीडिया। उस टाइम पर शायद कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, उस टाइम पे डिजिटल मीडिया नहीं था, रेगुलेशन कम थी डिजिटल मीडिया के लिए, तो लोग उसका गलत फायदा भी उठा पा रहे थे और सेंसरशिप को इंक्रीज करना बहुत जरूरी था। कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस उस टाइम पे थोड़ा अच्छा खासा था, वो तेजी से बढ़ रहा था। तो मेन ये है कि उसमें कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्री थी वो हावी थी उस प्रेस में। उस टाइप की चीजें, डिजिटल मीडिया का रेगुलेशन उतना था नहीं, तो ये इन्होंने कुछ पेपर को लेकर डिस्कस किया। उन्होंने वहां पर जाने के बाद कई सुप्रीम कोर्ट में भी गए। इन्होंने कहा कि देखिए एक कि मीडिया के लिए फिर इसमें टीम बैठा ली गई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई बनाई गई, और फिर उसने कहा कि भाई इस तभी बनाया गया, शुरुआत की गई कि इसको हमें जरूरी है, इसको एक्सपांड करना चाहिए और इसके रेगुलेशंस को बढ़ाना चाहिए कि क्या एक्चुअल मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बढ़ाइए और बात करिए कि क्यों ऐसा होते हैं, क्यों चीजें ऐसी हैं जब हम फ्रीडम की बात की जा रही है। तो इसमें है स्ट्रेंथन सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म्स फॉर मीडिया एंड एक्सपांड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पावर्स टू इंक्लूड डिजिटल मीडिया। तो उस टाइम पे फिर इनको वो दिया गया प्रेस ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एम्पावर दिया गया कि आप डिजिटल मीडिया को भी इसमें शामिल करिए और इसको लेकर आई। नहीं, पहले दूरदर्शन और न्यूज़पेपर थे, वहां से स्टार्ट हुआ और ये पेपर से स्टार्ट हुआ। पेपर में ही बेसिकली दिया गया था कि हम डिजिटल मीडिया, इन्होंने स्टार्ट करने की बात की थी उस टाइम पे, तो ये मामला उठ गया था कि पेपर के साथ साथ मीडिया आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम भी थी उस टाइम पे, इतना ज्यादा नहीं थी चीजें हमारे पास। इसी तरीके से दूसरा आया सेडिशन को लेकर, सेडिशन का इश्यूज आया। सेडिशन, सेडिशन में देखा जाए तो सेडिशन के बेसिकली इसमें जो आपका सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन, आईपीसी सेक्शन जो है हमारा 124A में ये दिया हुआ है कि पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर अप टू 3 ईयर विद फाइन। जो एक केस हुआ था उसमें डिफाइन किया गया है, इसमें कुछ पनिशमेंट के लिए है, कुछ फाइन के लिए है, लेकिन किस मामले पर है उसको, ये इस मामले पे ऐसा है जैसे मैंने कल बताया था, एक उसमें हर एक उसमें नोट लिखा रहे थे एंड रिस्ट्रिक्शंस में लिखवा रहा था। उसमें आपको आइडिया होगा, उसमें बार बार मैं लिखा रहा था कि पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर, अगर आप उसको या वायलेंस के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो आपको पनिशमेंट या आप पे ये लागू नहीं हो, आर्टिकल 19 वहां से हट जाएगा और आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस है, आप वो चीजें नहीं कर सकते। तो यहां पर भी यही हुआ सेडिशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन दोनों में ये शुरुआत हुई। और ये क्यों हुआ गया, इस पे सेक्शन क्यों लगा और ये क्यों ऐसा प्रोविजन किया था कि इन्होंने वायलेशन ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर का केस था इनका, वायलेशन या वायलेंस आर पब्लिक डिसऑर्डर।
इसमें क्यों ये इस स्टार्ट के चैलेंजेस क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें मिस यूज सप्रेस डिसेंट, एंड इसमें एक ऐसा इंटरप्रिटेशन को लेकर उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन पेश की, जहां पर मुद्दा चल रहा था, जहां पर ये उसमें गए थे, जो भी पंगा हो रहा था, गलत तरीके से वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन फैलाई, गलत तरीके से उसका मिस यूज करके और चीजों को लेकर इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। फिर इसके बाद ये इसमें हुआ, और इसका रिकमेंडेशन जो अमेंडमेंट सेक्शन है, अमेंड सेक्शन 124 जो हमने इसका देखा, इसको एससी रूलिंग के साथ अलाइन किया गया, और इसमें बोला गया कि पेनलाइज मिसयूज द अपहोल्ड फ्री स्पीच को, अगर कोई मिसयूज करता है तो उसको पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट अगर कोई ऐसा मामला आता है तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये इसमें एक मुद्दा आ जाएगा, ये इसकी चीजों की कह सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं इसमें से हेट स्पीच की। हेट स्पीच, हेट स्पीच की बात करें तो यहां पर भी एक केस और हुआ। जैसे हेट स्पीच किस मामले में, जैसे मैंने आर्टिकल 17 ले लो, आर्टिकल 15 ले लो, आर्टिकल 16 ले लो, कोई भी आर्टिकल ले लो जिसमें से कोई एससी कैटेगरी का जनरल वाला उसको कुछ बोल रहा है, किसी उसमें हेट स्पीच वहां पर है कि अगर किसी की आप टीज कर रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो जिससे उनके रिलीजन को, उनको धर्म को, उनको जेंडर को, हो सकता है आप जेंडर, जैसे आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है, अगर देखा जाए तो हर एक कॉमेडियन पे केस लग जाएगा, क्योंकि वो फीमेल पे या किसी भी चीज पर वो हेट स्पीच ही फैला रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने एक अहलवादिया अलाहाबादिया करके है कोई लड़का, वही बस केस में गया था, अदरवाइज वो पॉडकास्ट करता था मे बी, इसलिए ज्यादा वायरल हो गई, चीजें हो गई उसकी। अदरवाइज यहाँ पर एक कॉमन हो चुका है हमारे देश में भी। तो ये उस टाइप का केस है कि अगर इसमें कोई मामला हुआ तो इसमें फंसे हुए थे, काफी चीजें हुई इसमें, इसके अंदर जैसे टीके विश्वनाथन कमेटी के ऊपर ऐसा लगा था, विश्वनाथन कमेटी recommended new provision under IPC section 153C and 505A। इसमें ऑब्जर्व ये किया गया कि इसमें मिसयूज की गई चीजों को लेकर, और जो प्रोपोर्शनली जो चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जाति कास्ट, जो एक इंटेंट जो था कहीं ना कहीं वो अलग तरीके से इन्होंने यूज किया, या इनके ऊपर उसमें रिकमेंड की गई थी कमेटी, कमेटी ने फाइंड आउट किया कि लोगों ने हेट स्पीच कैसे हो रही है, कैसे लोग बोलते हैं, तो उसके ऊपर केस उठा और फिर इसे क्लैरिफाई किया गया और इसे रखा गया कि ऐसे नहीं होगा। खास करके मामला तब हुआ, आपने बहुत बार मामला देखा होगा, एक बार पहले भी ऐसे महाराष्ट्र में भी हो चुका है कि जब फेसबुक नया नया चला था उस टाइम पर बड़ा चलता था ये साइबर क्राइम से रिलेटेड, लोग फोटो डाल देते थे लड़की की या फिर कुछ ऐसा। आजकल तो भला कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो आज किसी के ऊपर क्लेम कर भी नहीं सकते हो। पहले ऐसा होता था कि अगर फोटो भी कमेंट कर रहे हो तो आप किसी को डिफेमेशन, किसी को बुरा लग रहा है तो आपके ऊपर केस कर सकता था, आपको उठाया जा सकता है। ये अभी 2012-13 में भी ये चीजें चल रही थी, मैंने जैसा पढ़ा था। अभी ये हट गया है पूरी तरीके से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था और इसमें रखा गया था एक सिक्योर रखा जाए बिना, तभी से आधार कार्ड जब उसमें जब जाते हो कभी भी आप फेसबुक में आईडी बनाओ तो आपका वेरिफिकेशन करता है, बिना वेरिफिकेशन के आपको नहीं रखता है, आपको फेस का वेरिफिकेशन जरूर करना पड़ेगा। आधार आधार कार्ड या कुछ ऐसा लगेगा, अगर वो वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा। तब से थोड़ा थोड़ा ये वो हुआ कि लोग गलत ना करें, क्योंकि आपका फेस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बना लेते हैं, कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। इसके बाद डेफेमेशन केस, आप जानते हैं डेफेमेशन यानी आपकी मानहानि का मुकदमा जो लगता है, ये आर्टिकल 921 के अंडर आता है, बट इसमें भी सेक्शन 499 और 500 आईपीसी इसके तहत इसमें आता है। इसमें भी है कि आप ग्लोबल ट्रेंड कुछ कोई भी ऐसा या सिविल रेमेडीज कुछ ऐसे रेपुटेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा आपका प्रॉब्लम जा रहा है, आपकी डेफेमेशन, आपकी मान में हानि, आपकी सम्मान में हानि पहुंच रही है, लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये वो किया जा सकता है। ठीक है, तो एक मामला ये भी है। और इसके बाद हम इसमें एक इसमें तो ऑन ही नहीं,
ठीक है, तो एक तो ये मामला डेफेमेशन का आ गया। इंटरनेट फ्रीडम का है कि इंटरनेट फ्रीडम तो जरूर है हमारे पास, लेकिन इतना भी नहीं फ्रीडम है कि फंडामेंटल राइट किसी का मामला बिगड़ जाए। इसीलिए इसमें अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अनुराधा भाषिन जो इंटरनेट फ्रीडम की उसमें केस आया था, नाम लिख लो इसका, अनुराधा भाषिन वासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आया और इसमें भी चीजों को साइबर क्राइम से रिलेटेड जोड़कर इसे देखा गया था। सॉरी, और ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर था, कैसे क्या है, लेस रिस्ट्रिक्टिव था कहीं ना कहीं। एक जैसे आजकल देख लो, इंटरनेट फ्रीडम की वजह से ही आजकल जो फ्रॉड केसेस होते हैं आप इनको ही उठा लो, बहुत सारे हैं। फ्रिक्वेंट इंटरनेट शट डाउन होना, इन चीज़ों को लेकर इकोनॉमिक लॉसेस होना, बहुत सारे लोग, ये तो भला इस पे आया था जो अनुराधा केस था, इकोनॉमिक लॉसेस पे था कि कई बार जैसे जैसे शेयर मार्केट में हो एकदम से इंटरनेट चला गया तो आपका शेयर मार्केट पता लगे डूब गया, सारी चीजें हो गई। क्योंकि मैंने देखा, मैंने भी ऐसे एक दिन ट्राई कर रहा था कि मैं भी ट्रेडिंग करूं, कुछ ऐसा करूं। तो मैं आईसीआईसीआई की ट्रेडिंग, डायरेक्ट ट्रेडिंग से ही ट्रेड करने का कोशिश किया। तो उसमें जब मैंने अपने वो सेल किए, अब जो परचेज किए थे मैंने, तो वो जैसे सेल करने लगा उसने पेंडिंग में डाल दिया और सेल हो ही नहीं रहा था। एक बार तो दिखा ही नहीं रहा था, काफी टाइम तक नेट चल रहा था फिर भी कुछ एप्लीकेशन का क्या है। इसके बाद पता लगा उसने माइनस में करके मुझे दिखा दिया, बल्कि मैं प्रॉफिट में था बहुत। तो ऐसा भी होता है कई बार, आपका माइनस किया और पता लगे आप निकल गए, सारे का सारा चला गया। तो अनुराधा केस भी ऐसे मामला आया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी ऐसे मामले आए। तो ये सारी चीजें इसके कुछ केसेस है। तो ये अब हम चलते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है? डू यू नो अबाउट द आर्टिकल 20? आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन in conviction for offenses. Sorry, offenses. ऑफेंसेस, ये हमारा आर्टिकल 29 क्या है। इस आर्टिकल 29 को, सॉरी आर्टिकल 20 को, 29 कह रहा हूँ, आर्टिकल 20 को हम कई उससे सेफ गार्ड का, इंडिविजुअल सेफ गार्ड मानते हैं। इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है। ध्यान समझना, ऑफेंसेस के लिए हमें ये जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, हमें कोई उठा रहा है, कोई जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में कुछ भी इसके बारे में, सीधी सी बात है कि अगर कोई आपको कोई भी ऐसा लॉ, इफ यू आर नॉट अ क्रिमिनल, तो कोई भी लॉ आपको पनिश नहीं कर सकता। इसी बेस पर अभी मामला इसलिए उठ गया था, अभी जो कि कस्टोडियल टॉर्चर कि लोग उठा ले जाते थे, ये उठा ले जाते हैं पुलिस, और उठाने के बाद, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमारा बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कमजोर होने की वजह से पुलिस को मालूम है कि हमारा इंस्टीट्यूशन हमारे ऊपर एक्शन लेगा नहीं, है ना, उनके ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस हैं या उनका इंस्टीट्यूशन है। तो ये लोगों को ये भी नहीं डिफाइन है कि थर्ड डिग्री कितनी देनी है, अब किसको थर्ड डिग्री देनी है। यहाँ कुछ भी यूज करते हैं तो लोगों की डेथ हो जाती है, कई बार रफा दफा किसी ने पैसे दे दिए। अब ब्राइब तो है ही है, हमारे करप्शन तो है ही, करप्शन भी है, फिर ऊपर हमारा सिस्टम करप्ट है, फिर इसके बाद इंस्टीट्यूशनल का कोई जिम्मेदारी भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद इसमें हम देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली, अगर आप, इफ यू नो अबाउट द लॉ, तो देन यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लाइक जैसे मैं, एक मूवी थी गुमनाम करके, गुमराह करके ऐसे है, आदित्य रॉय कपूर एंड मृणाल ठाकुर की, उसमें वो कानून जानता है ना, तो उसको जब भी मारने की उसमें जाते हैं सो वो अपना पूरा एक बताता है कि इस लॉ में ऐसा दिया गया, आप ऐसे कैसे मुझे दे सकते हैं, सेक्शन ये लगेगा, सेक्शन से आप जानते हैं। तो आपसे चीजें जानने से बहुत सारी चीजें आपकी हट जाती हैं। तो आप आर्टिकल 20 को यूज कर, आर्टिकल 20 दैट इज अ सेफ गार्ड, ये ध्यान समझना इसमें, सेफ गार्ड्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम arbitrary and excessive punishment and excessive
पनिशमेंट। ठीक है, इसी के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे, एक्स फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो। कभी पढ़ा है इसको? पोस्ट फैक्टो लॉ, नाम सुना होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता क्या है? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप? कुछ कहा आपने? हम्म। हाँ, प्री फैक्टो लॉ एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यानी अ लॉ कैन नॉट पनिश actions that were not criminal at the time they were committed or increase penalty। जब उसको लाया गया, जब उस टाइम पे कानून था, जो चीज हुई, अगर उस टाइम पर या उसके बाद ये पकड़ के लाया गया, उसके पहले या उसके बाद, ऐसे दो चीजें, उसमें प्री आ जाएगा, इसमें पोस्ट आ जाएगा। अगर सपोज करो कोई भी लॉ आपको पनिश नहीं कर सकता है, आप पर एक्शन नहीं ले सकता है, इफ आप क्रिमिनल नहीं थे तो, ठीक है, अभी के लॉ के अकॉर्डिंग भी कोई उसमें काम नहीं करता है। अगर क्रिमिनल नहीं थे तो आज का लॉ क्या कहता है, फर्क नहीं पड़ता है। तभी इसमें लिखा गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसमें यह है, सिंपल सी बात और समझ लो आप इसमें, कि अ लॉ कैन नॉट पनिश एक्शंस दैट वर नॉट क्रिमिनल एट द टाइम, एट द टाइम, ध्यान से, अगर उस टाइम पर क्रिमिनल नहीं था तो, आप क्रिमिनल नहीं थे तो आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं आ सकती लॉ की। दे वर कमिटेड और इंक्रीज द पेनाल्टी retrospectively for a crime already committed if they were committed। ध्यान समझना इसमें, इसमें क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझना है तो समझ लो। किसी को अगर चीजें हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर से एक बार और बताता हूँ, फिर आपको अपने आप से इसे समझने का कोशिश करना है और बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, मतलब यह है कि आपने कोई भी ऐसा लॉ, उन किसी भी एक्शंस को जो आपने किया, काम किया है, उनको दंड नहीं दिया जा सकता, उनको पनिश नहीं किया जा सकता, इसलिए कैन नॉट पनिश एक्शंस, उन कामों को एक्शन नहीं दे सकता जो उस समय आपराधिक नहीं थे, उस समय आपराधिक नहीं थे जब उसने कमिट किया था। जब वो जब कुछ भी ऐसा हुआ, जब वो किए गए थे अपराध, उस टाइम पे अगर वो आपराधिक में नहीं आता, उस समय वो जो भी काम किया आपराधिक मामले में नहीं रखा जा सकता था, तो अब उसको हम दंडित नहीं कर सकते, उसे पनिश नहीं दे सकते। बेसिकली पहले से किए गए अपराध के लिए दंड को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब अगर हम ये कह दें कि पहले से कोई, किसी ने अपराध कर लिया, किसी ने अगर कुछ ऐसा क्राइम किया है पहले से, कोई भी अपराध के लिए, तो उसको पहले के हिसाब से यानी पूर्वव्यापी रूप से उसका जो दंड है उसको बढ़ाया जाए, कि पहले इतना पनिश था, वो आज के हिसाब से उसका पनिश से तो बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। अगर आज के डेट में 5 महीने का है क्राइम, तो उसे 5 महीने के हिसाब से उसे हटा के बाहर कर दिया जाए। ये है सिंपल सी बात। समझ आया? नहीं? नहीं, वो तो बात के, हाँ, वो तो फिर हट गया ना, उसका कोई मामला ही नहीं है। अगर उसने क्राइम नहीं किया, क्राइम किया है, तो अगर उसे पकड़ा जाता है कुछ ऐसा, तो मे भी उसके लिए जितना टाइम उस टाइम पे कानून रहा होगा, या अभी का जो कानून है उसके हिसाब से वो बढ़ाया नहीं जाएगा। उस टाइम पे कितना था उसको सजा, उसके हिसाब से अभी सजा दी जाएगी। ठीक है, अभी के हिसाब से नहीं सजा दी जाएगी। सपोज ये पर्सन है ना, जो मैंने बनाया, ये पर्सन है, इसने कोई काम, कोई कोई वैसा काम किया, ठीक है, और उसके हिसाब से अब भी उसको अगर हम कहें कि पनिश किया जाए, तो पनिश नहीं किया जा सकता। उस टाइम पर जो उसको अपराध के लिए जो दंड मिला है, पनिश मिली है, उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता कि नहीं फिर से बढ़ा दो उसको, सर पनिश तो मिला था, पनिशमेंट अभी का लॉ है। जैसे सपोज करो कि इसने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद इसे 20 साल की सजा मिल गई, ठीक है, अब इसने, अभी नया कानून आ गया कि अब जो मर्डर करेगा उससे सीधा फांसी ही मिलेगी, सजा का तो कोई प्रावधान ही नहीं है।
आप इसे उठा के फांसी नहीं दे सकते हो। सिंपल सी बात ये समझ लो, ठीक है। इसे अब वही पहले वाली ही मिलेगी, ठीक। हाँ, ये है मामला इसका। इसके बाद इसमें स्कोप देख लें। स्कोप अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉज, अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉज नॉट सिविल लॉज, ठीक है। आर्टिकल 20 की बात कर रहे हैं। अप्लाइज टू ओनली टू क्रिमिनल लॉज नॉट सिविल लॉज, ठीक है। पर्पज इसका क्यों है, क्यों बनाया गया है? पर्पज अगर बात करें हम इसमें, प्रोटेक्ट्स individual visuals from unfair and retrospective applications of law। क्या है, आप अपने आप को अनफेयर होने से और रेट्रोस्पेक्टिव से आप बचा सकते हो लॉ के, ठीक है। अपने आप को आर्टिकल 20 को बताकर, समझ आया? आप इसमें कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये आपके इसमें दिया है कि आप अपने आप को इस तरीके से बचाया जा सकता है, काम किया जा सकता है, ठीक है। अब जुडिशियल ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें ध्यान से समझना है। जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस की हम अगर बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारी चीजें, इसमें यह है जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में एक इसमें ये दिया गया है कि लार्जिंग अ पैनल ऑब्जर्वेशन रेट्रोस्पेक्टिवली एंड इसमें साथ ही साथ कि अगर वायलेशन आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 1 का अगर वायलेशन होता है या वॉलेटिव है तो उसको हम कैसे इसमें कर सकते। जुडिशियल रिव्यू का मतलब इसमें एक फंडा आप समझ लेना, एक बार केस हुआ था, अभी कुछ समय पहले की केस है, जब वोडाफोन का केस वैसे वहां गया था सिंगापुर में, इसके लिए बना हुआ है। जो टेलीकॉम से रिलेटेड कोई भी चीज है जुडिशियल रिव्यू के लिए, जुडिशियल के लिए, तो आपका कहाँ बना हुआ है? सिंगापुर में। एक बार सर्च करना है बेटा, सॉरी मैं थोड़ा सा ना कुछ चीजों में लगा हूँ, चलो। एक सिंगापुर में है इससे रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड या टेलीकॉम से रिलेटेड। तो वोडाफोन का ऐसा हुआ केस कि हमारे इंडिया में वोडाफोन का कुछ ऐसा कुछ क्लेम उलेम हुआ था पैसे के लेके। हमारे भारत सरकार ने इसके ऊपर कुछ क्लेम किया, फिर भारत सरकार ने उसे पैसे की बात की, फिर ये वोडाफोन ने सोचा कि भारत में उसको नहीं मिलेगा न्याय, जस्टिस, तो वो फिर सिंगापुर के न्यायालय में जो इसके लिए काम करता है, इंटरनेशनल कोई भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड, यानी जज ऐसा कुछ है, सो इंटरनेशनल कोर्ट तो नहीं है, आईसीजे तो नहीं है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन ऐसा कुछ है वहां पर। तो उसके लिए यहाँ वहां केस आया था ऐसा कुछ, एक बार केस देखना है इसको तो वो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, ये अभी ज्यादा नहीं हुआ, ये अभी मुझे लगता है कि ये 2021 22 ऐसे या 20, यानी 20 के बाद ही हुआ है, इतना पक्का है। 20 से पहले नहीं था ये, आई थिंक 21 है जो मुझे याद आ रहा है, 21 होगा मे बी, एक बार देख लेना, मुझे आइडिया नहीं, याद नहीं है, बट इसका हुआ है। हाँ ऐसे ही कुछ है, वहां पर केस चला था, और इसके लिए एक आईटी से जुड़ा, जैसे वोडाफोन टेलीकॉम से जुड़ा है, इससे जुड़ा काफी एक वो भी है, बना हुआ है उसमें
लाइक इसकी एक पूरी इंटरनेशनल कहाँ कहाँ क्या क्या कोई मुद्दा आता है तो वही सोल्यूशन देता है। उसके एक ग्रुप भी है, इसका ऑर्गेनाइजेशन भी है कोई। अब दोनों मुझे दिमाग में नहीं, बहुत पहले न्यूज़ पढ़ी थी मैंने 21 में, तो अभी इसको देखकर याद आ गया कि ऐसा कुछ वोडाफोन से रिलेटेड था, केस ऐसा हाईलाइट किया गया था उस टाइम पर। टैक्सेस को लेकर चीज़ों को, वो क्रिमिनल स्टेटस नहीं था। तो इस वजह से फिर इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो टैक्स का मामला था तो क्रिमिनल तो है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर उनका आर्टिकल को लेकर उनके वोडाफोन के केस को हाईलाइट किया गया। और उस पे फिर जुडिशरी ने उनको प्रोटेक्ट भी नहीं किया किसी तरीके से, है ना। तो ये था। हाँ लिख लो इसमें, जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में इनलार्जिंग अ पीनल प्रोविजन, पीनल प्रोविजन, penal provision penal provision retrospectively 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 is violative of article 20 clause 1, 20 clause 1। इसके लिए आप केस में लिख लेंगे एग्जाम्पल, द वोडाफोन केस हाईलाइटेड दैट रेट्रोस्पेक्टिव amendments retrospective amendments can be applied to tax laws, can be applied to tax laws ब्रैकेट में सिविल, टैक्स वाला कोई मामला आएगा सिविल का रखा जाएगा, बट नॉट टू क्रिमिनल, बट नॉट टू क्रिमिनल केस। ठीक है। इसमें और एक चीज है कि अगर किसी को एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है किसी चीज को, उसको डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी फॉर द सेम ऑफेंस। किसी एक दंड के लिए डबल पनिशमेंट नहीं ले सकता आदमी। आजकल हम दे देते हैं, वो हमारे उसमें दे देती है पुलिस कि फिर से करके आ गए, वही फिर से कर लिया। अगर वो एक ही केस हुआ, सेम केस में एक बार मिल गया है, एक जगह उसको दंड दे दिया गया सजा, फिर से अच्छा इसको, अच्छा इस केस ने ये काम करके आया था, उसको फिर से सजा बढ़ा दी, नहीं। अभी वो तो काट रहा है, जितना उसने काट लिया वो माइनस करना पड़ेगा आपको। तो इसमें ये है, नो वन कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर अ सेम ऑफेंसेस। एक केस के लिए दो बार उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। कि पता लगा एक बार कभी चोरी की थी तो एक बार उठा लिया पुलिस ने, दोबारा फिर से उठा लिया पुलिस उसी चोरी के लिए, कि तुम तो यार उसमें इन्वॉल्व थे ना, एक बार आए थे अब थाने, दोबारा चलो उठाओ फिर से, तो पनिश नहीं हो सकता। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें ये भी है, नो कैन बी पनिशबल। स्कोप इसका क्या है, स्कोप में अगर देख लें हम, इसमें थोड़ा सा स्कोप में अगर देखें तो अप्लीकेबल टू जुडिशियल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, applicable applicable ओके क्या अच्छा, एक दंड के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी, ये है कहने का मतलब कीर्ति बेटा। एक दंड के लिए दो बार। हाँ क्या कह रहे हो। आर्टिकल 20 वाला जो बोला था, अच्छा उसको हिंदी में लिखना है आपको। अच्छा वोडाफोन का केस, वोडाफोन का केस ये है कि वोडाफोन का केस आप लिख लो, उसमें उन्हें बता दिया। तो वोडाफोन का केस टैक्स से संबंधित था, जो सिविल लॉ में आता है, और ये क्रिमिनल में नहीं आता है, क्रिमिनल केस में नहीं आता, सिविल केस में आता है। ठीक है। टैक्स चोरी का मामला था उस टाइम।
हाँ, अब इसमें स्कोप ये है कि अप्लीकेबल टू जुडिशियल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंसेस, इसमें स्कोप में लिखना है एप्लीकेबल टू जुडिशियल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। एक समान अपराध के लिए ये लागू होता है, यानी आप देखो एक चीज इसमें ध्यान से समझना, एक केस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने दो बार को किया है कांड, तो आपको उसके लिए हो जाएगा, पनिशबल रहेगा, ठीक है। सेम ऑफेंस हो सकता है, एक बार मर्डर करके गए और आपको सजा मिली 20 साल के, आप बाहर आए, अब फिर मर्डर कर दिया आपने, तो फिर 20 साल की सजा मिल सकती है। आप ये नहीं कि पहले मैंने काट लिया था सर दोबारा फिर क्यों, उस मर्डर के लिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे मर्डर के लिए आपको फिर सजा मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ एक ही टाइम पे अगर मर्डर किए हैं शायद, तो फिर एक ही बार में सजा मिलेगी, जो भी मिलेगी, उनके लिए अलग अलग सजाएं नहीं आएंगी, ठीक है। इसके बाद है डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आर एक्शन, इसी में डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आर actions under different laws for distinct offense, for distinct offenses, for distinct offenses, offenses do not violate this principle, ठीक है। डिपार्टमेंटल अगर इंक्वायरी हो रही है या कोई अलग टाइप का कोई केस है, एक्शन हो रहा है आपके अंडर लॉ, दूसरे लॉ के अंतर्गत, तो उसमें कोई ऑफेंसेस में वो वायलेट नहीं करेगा इस प्रिंसिपल्स को, आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 1 या आर्टिकल 20 को नहीं वायलेशन नहीं होगा, उसका वायलेट नहीं करेगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ऐसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आ चुकी थी पहले, उसको भी हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में केस हुआ था वेंकटा रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेंकटा रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 2 में रिफर्स करता है जुडिशियल पनिशमेंट एंड डज नॉट अप्लाई टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। जो जुडिशियल पनिशमेंट है एंड आर्टिकल 2 और 2 के तहत आपका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इसके अंदर नहीं आता है, वो अलग लॉ के अंदर आता है। तो उसमें ये इंटरप्रिटेशन दी गई थी, जैसे इसके पहले जो लिखा आपने, वो प्रोसीडिंग अलग है, ये प्रोसीडिंग अलग है। अगर वो प्रोसीडिंग हो रहा है तो आपके यानी आर्टिकल 20 का उल्लंघन नहीं हो रहा, वायलेशन नहीं हो रहा। अगर उस आर्टिकल वो दूसरे लॉ के अंतर्गत आपका डिपार्टमेंटल या कुछ ऐसी इंक्वायरी हो रही तो दूसरे के अंडर माना जाएगा, इस आर्टिकल 20 के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये रखा गया था इस केस के अंदर। तो आप लिख सकते हो आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 2 refers to judicial punishment and does not apply departmental proceeding. And retrial is permissible. Retrial is permissible if the accused was neither acquitted, not convicted,
not convicted in the earlier trial. In the earlier trial. सेल्फ इंक्रिमिनेशन का भी इसमें है पॉइंट एक इंटरप्रिटेशन में। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नेक्स्ट पॉइंट इसमें डाल देना। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, इस चीज को समझना है। इंक्रिमिनेशन, इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू सेफ्टी अगेंस्ट देमसेल्व्स। अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है ये आर्टिकल आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको राइट देता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो, इसमें प्रोटेक्ट इंडिविजुअल individuals from being compelled to testify against themselves। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, इसके स्कोप में अगर हम बात करें, इसमें कवर ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, इसमें दोनों उसमें चीजें आती हैं। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, कुछ ओरल एविडेंसेस है, कोई आपके बारे में बोल सकता है अच्छा बुरा, तो उससे आप वो करके अपने लिए बता सकते हो कि देख लो आप, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, जो भी है, अपने पक्ष में अपने विपक्ष में जो लोग आ सकते हैं वो कवर होता है इसमें, दोनों चीजें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी आते हैं और आपके ओरल एविडेंसेस भी माने जाते हैं कई बार, यानी आई विटनेस जिसे कह सकते हो। ठीक है, दैट कुड इंक्रिमिनेट द इंडिविजुअल, ये इंक्रिमिनेट करता है इंडिविजुअली, आप क्या उसमें पेश करने की बात करें। डज नॉट अप्लाई टू सर्चेज आर सीजर्स, सर्चेज और सीजर्स में अप्लाई नहीं होता है। कलेक्ट ऑफ फिजिकल एविडेंसेस सच एज अ फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल और मेडिकल टेस्ट, ठीक है, इसमें भी अप्लाई नहीं होता है कि जब इसमें आ जाएगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि आप उस पर भी नहीं माना जाएगा, कलेक्शन पे, फिजिकल एविडेंसेस की कलेक्शन पर, या फिर फिंगरप्रिंट्स की अगर उसमें देखा जाए, जैसे डीएनए सैंपल पे देखा जाए, मेडिकल टेस्ट पे देखा जाए, तो वो नहीं लिया जाएगा इसमें जब तक कि आपको कोई वैसा एविडेंस नहीं मिल जाता आई विटनेस टाइप का। वो बात अलग है कि आज की डेट में हम उठा के डाल देते हैं, फिर क्योंकि इसके लिए प्रोसेस है, आपको इसके पहले दंड नहीं मिलेगा। डीएनए या मेडिकल टेस्ट भी होना है, तो एविडेंसेस अगर आप लेते भी हो तो पहले बात तो ऐसे लेने का अलाउ ही नहीं करता कि आप कोई भी उठा के ले लेगा। अगर लेता भी है तो उस टाइम तक उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी जब तक मेडिकल टेस्ट ये सारी चीजें टेस्ट नहीं हो जाएंगी और उसके बारे में नहीं पुख्ता पता चल जाएगा कि हु इज द राइट कल्प्रिट, तो तब तक उसके ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस या किसी टाइप का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। गेट इट? सॉरी, तो इसमें हम इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया इसमें। सॉरी, ये नहीं आ रहा था, आ गया आपके पास। तो इसमें मेन है हमारा मुद्दा, इस चीज को लेकर क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि इसमें किसी तरीके का, किसी गलत तरीके से आपके ऊपर कोई ऑफेंस या दंड नहीं दिया जाए, पनिशमेंट ना दी जाए किसी पर्सन को। तो ये चीजें हैं, और इसमें कलेक्शन जो भी चीजें होंगी उसको आफ्टर जांच, आफ्टर उसका फॉरेंसिक साइंस से जब आ जाएगा, जांच कलेक्ट होके फॉरेंसिक एविडेंसेस हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तब जाके उस पर कुछ ऐसा लिया जाएगा। प्रोटेक्शन बिकम एप्लीकेबल ओनली व्हेन अ फॉर्मल एक्यूजेशन हैज बीन मेड। ध्यान समझना, ऐसे इसमें एक जुडिशियल ऑब्जर्वेशन हुआ था इसमें बहुत पहले एक लेवल पे, तो आप लिख सकते हो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ
कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है। कंपल्सरी नाक्रो एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग कॉन्स्टिट्यूट्स टेस्टिमोनियल कंपल्सन एंड वायलेशन। तो इसको अगर कुछ ऐसा इन्होंने इस पर केस किया था कि आपके एक ब्रेन मैपिंग आप करवाते हो, माइक्रो एनालिसिस कंपल्सरी कर दी है आपने, टेस्टिमोनियल कंपल्सन है उसका, अदरवाइज ऐसे आप नहीं उठा पाएंगे बिना टेस्टिमोनियल के, बिना ब्रेन मैपिंग कॉन्स्टिट्यूशन, बिना नार्को एनालिसिस के। आजकल इसका होने लगा है, नार्को टेस्ट होने लगा है, कई सारी चीजें करने लगे हैं पता लगाने के लिए, बहुत सारी चीजें। तो ये उस केस से यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिया गया था बहुत पहले, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। वहां पर इसको छूट दी गई कि ये कंपलसरी है, इसे करके टेस्टिमोनियल लेकर तब आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं करते हो, उसको ऐसे पनिशमेंट देते हो, तो आर्टिकल वायलेशन होगा आर्टिकल 20 के क्लॉज नंबर 3 का। ठीक है। सो ये आपका आर्टिकल 20 कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 21 पर चलते हैं इस बार आपसे। ठीक है, यहां तक हो गए। आर्टिकल 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 21 कौन कौन जानता है? यहां से एक क्वेश्चन पक्का है प्रीलिम्स में, खास करके ये एकदम पक्का वाला ये होता है, यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। कौन कौन जानता है इसके बारे में? आर्टिकल 21 अगर मैं कहूँ, पूरी लाइफ है आपकी, वही आर्टिकल 21 है। हर चीज की छूट है आपको आर्टिकल 21। ठीक है। सो अगर आपको ऐसे बताना पड़े आर्टिकल 21 का, तो क्या बताओ? नहीं, वो तो नॉर्मल से होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, है ना। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो चीजें हैं, क्या 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 चीजें कर सकते हो। कौन से अभी कानून है जो कभी कभी हमें लगता है कि आर्टिकल 21 का वॉलेशन है ये? नहीं, ये तो आर्टिकल 19 का हो गया पार्ट, इसका कहाँ से हो गया? हाँ, ट्रांसजेंडर का एक पॉइंट आप कर सकते हो। दूसरा एक ये है कि जो हम कन्वर्जन लॉ बना है, ठीक है। वो जो अभी ये मरने वाला, राइट टू डेथ, ये अपनी चॉइस से डेथ ले लेना, राइट टू, मतलब विश डेथ होती है ये, अपनी खुद की विश से। हाँ, अब अभी ऐड ऑन किया गया है रिसेंटली। ठीक है। ये पहला केस ऐसा हुआ है भारत में जिसमें देने की बात कही गई, मतलब एक तरीके से इसे बना दिया गया है पहला। ठीक है। ये है, मरने की भी एक चॉइस है, अगर आप मरना चाहते हो और खुद की इच्छा है आपकी मरने की, लेकिन ऐसे मर जाते हो तो बच जाते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। कोर्ट आपको पनिश कर सकता है अगर मरने से बच गए। मर गए तो कोई बात ही नहीं है, गलती से आप सुसाइड कर रहे हो और आप कहो कि मेरी चॉइस है, चॉइस पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फिर मरोगे, तो वो सिचुएशन देखेगी पहले सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट, कि हाँ ये मरने का इसका बहुत जरूरी है, क्या ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बीमारी है या कुछ ऐसा है, इसका जीवन किसी काम का नहीं रहा इसके बाद, तो आपको परमिशन देगी। कंडीशन दी गई है इसमें। ऐसा नहीं कोई पर्सन की पहुंच गया कल के दिन एक पीआईएल दायर की, उसने कहा कि मैं एक अपने हिसाब से एक डेथ चाहता हूं, है ना, विश है मेरी कि मैं मर जाऊं। तो ये क्या मतलब, ऐसे तो बहुत सारे लोग, घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई दूसरे दिन कोर्ट में कहीं जाके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे के आया कि मैं मरना चाहता हूं, मुझे कल मरना है। ठीक है। ये कोई बात ही नहीं हुई। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको इसमें ध्यान देना है कि ये विष है, लेकिन ये इसकी कंडीशन है, कुछ आप जीने लायक नहीं बच रहे, आपके हाथ पांव नहीं चल सकते, जीवन भर आप अपाहिज रहेंगे, या कुछ ऐसा जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपको अपने खाना, आप पूरी तरीके से डिपेंड हो, आप बोलना मुश्किल है, चीजें मतलब एक डेथ जैसे सीन वैसे भी लाइफ में है, तो आप कर सकते हो। ये कोई ऐसी बीमारी है जिससे समाज में नुकसान हो सकता है, तो भी आप डेथ में जा सकते हो, तब हो सकता है ऐसा। ठीक है। आर्टिकल 21 कन्वर्जन लॉ भी कहीं ना कहीं लगता है वायलेशन है, क्योंकि कन्वर्जन लॉ का बेनिफिट मतलब पॉजिटिव कम है, निगेटिव ज्यादा है।
कन्वर्जन लॉ बनाया जरूर गया है कि कोई भी लव जिहाद के चक्कर में कन्वर्जन लॉ शुरू हो गया, यूपी से शुरू हुआ, बाकी जगह सभी जगह शुरू हो गया, हर एक स्टेट ने इसे शुरुआत कर ली। अब बात यह है कि हाँ कुछ है केसेस ऐसे, अब फिर केरला स्टोरी आ गई और ज्यादा पक्का कर दिया उसने, बंगाल फाइल्स भी आ गया बाद में, तो ऐसे इतना पक्का कर दिया इन्होंने कि नहीं एक बहुत अच्छा है, कन्वर्जन लॉ बहुत जरूरी है। तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बंदा इस लेवल का नहीं है, ऐसा नहीं करता, उसके लिए तो नुकसान है ना। जो एक एक सिटीजन है अपने यहाँ का, कोई लव जिहाद किसी नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल कॉमन मैन है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। कल के दिन आप उसको जेल में डाल देंगे, वो तो प्यार ही उसको करना बड़ा वो हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम वाला सीन हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं इसमें, राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 21 सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। अच्छा, मैं इसमें ना एक आपको असाइनमेंट भी दूंगा इससे, इस आर्टिकल से, क्योंकि इससे हर बार आता भी है, एक असाइनमेंट भी आज मैं दूंगा इससे। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी except according to procedure established by law, except according to procedure established by law। नंबर 2 पॉइंट इसमें, एक दूसरा पॉइंट इसमें लिख दें, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रिटेटेड, द सुप्रीम कोर्ट has interpreted this right expansively, to include various dimensions of a dignified life। एक चीज इसमें ध्यान से रखना, दिमाग के लगाना है कि पूरे आपके केस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ऐसा लगे जरा सा भी ह्यूमन की अपनी डिग्निटी की बात हो रही है, ये पर्सनल कोई चीज ऐसी है, तो वो सारी चीजें, जैसे कहीं घूमना है ये आपकी मर्जी है, डेमोक्रेसी में आर्टिकल 21। आपको किसी शादी करना है आपकी मर्जी है, आर्टिकल 21। आपको मरने की इच्छा है, अगर वैसी सिचुएशन है, आपकी मर्जी, आर्टिकल 21। आप क्या करना चाह रहे हो, क्या आपकी लाइफ में क्या ऐसा डिसीजन, क्या चॉइस, क्या पार्टनर, किससे दोस्ती करना चाहते हो, आपकी लाइफ, ठीक है। हर चीज में आपका अगर लगे कि ये मेरा राइट है, मैं कर सकता हूं, दूसरे का अधिकार कहां, वो सारा आर्टिकल 21 में हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट आपका ये है जो अभी मैं आपको देना है इसमें, कि जितने भी आपके 2012 से लेकर या 13 से लेकर अभी तक में, नहीं है तो 15, कम से कम 15 से लेकर 2025 तक जितने भी आर्टिकल 20 से और 21 से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, वो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। ये असाइनमेंट है, निकाल के रखना। आपको ना उससे इतनी चीजें खुल के माइंड में आ जाएंगी कि अच्छा ये भी इसका सेक्शन हो सकता है, ये भी इसका पार्ट है क्या आर्टिकल 21 का। हर डायमेंशन आपको मालूम चलेगी वहां से, जब आप इसको सर्च करोगे, जब आप इसको देखेंगे। ओके, तो यू हैव टू डू, इसको करना है, ये आपका असाइनमेंट है, कर लोगे। और कल का कल चाहिए, क्योंकि हाँ कल का कल चाहिए, क्योंकि हर एक साल से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, एक, अब मैक्सिमम दो,
तो 10 साल का है, 10 साल में 10 क्वेश्चन निकालने हैं आपको, और उनका आंसर आपको अपने से करना है। नहीं होगा वो लेकर दिखाना है मुझे कि सर ये क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट ये था, इसका स्टेटमेंट ये था, इसका स्टेटमेंट था। उन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा क्यों ये इसको दिया गया, आर्टिकल 21 में इसको क्यों रखा गया है। आर्टिकल 20, हाँ बोलो। हम्म। हम्म। अरे HIV ठीक कहाँ होता है, ठीक ही नहीं होता वो। सेफ गार्ड कर सकते भाई, ऐसे में शादी कैसे कर सकते हो? आप तो उसके साथ गलत कर रहे हो ना। आप बता के करोगे फिर वो आपसे शादी करता है सामने वाला, ये सामने वाली लड़की, तो उसकी राइट टू चॉइस है उसका। ठीक है, तो आपने उसके साथ गलत है, फिर तो आपके ऊपर केस बनता है। हाँ, फिर तो उस लड़के पे केस बन जाएगा और लड़की पे केस बन जाएगा जो इससे विक्टिम है, इसके मतलब जो इसके डिजीज है जिसके, क्योंकि आपने उससे अपनी बीमारी को बिना बताए आपने शादी की, जिससे आपने उसको चीट किया। कहीं ना कहीं यही तो होता है ना कि आपने ओरिजिनलिटी अपनी छिपाई आपने। ओरिजिनलिटी छिपा के आप नहीं कर सकते, राइट टू चॉइस तो है लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं। लव जिहाद किस चीज का है? यही तो है ना कि आपका नाम श्याम है और आप राम के नाम से मिल रहे हो उससे। आपका नाम जलालुद्दीन है और आप राम के नाम से मिल रहे हो, तो यही तो उठाया गया था कि आप नाम दूसरा रख के मिलते हो आप लोगों से। अब जब आप प्यार में बहुत हो जाते हो उस टाइम पे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, जब इमोशनल डेवलप होते हैं बहुत ज्यादा, तो लोग सोचते हैं चलो शादी कर लेते हैं। बहुत लोगों का होता है कि धर्म कास्ट, आप कभी भी आज की डेट में तो भला चलो इतना बच्चे समझदार हो गए, कास्ट मानते नहीं है। पहले भी, पहले अभी मैं आप, अब आपकी एज में शुरू हो गया है, अब बहुत एज तो भला आपकी भी बहुत कम ही है, मेरी भी इतनी एज नहीं है कि मैं कई 20-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन मेरे टाइम में ऐसा था कि बहुत सारे लोग, जैसे हम कॉलेज पढ़ते थे कहीं पर भी है, तो अपनी पहचान छिपाते थे कि मैं इस कास्ट से हूं, अगर मैं इससे अफेयर करता हूं, कुछ ऐसे बताता हूं तो ये मुझसे नफरत करने लगेगी लड़की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खास करके लड़के के दिमाग में ज्यादा आता था, लड़की के कम, लड़कों के दिमाग में ज्यादा आता था, तो वो अपनी जात, धर्म, कास्ट छिपाते थे। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि उसको आपने गलत किया है, अब फिर इसका मतलब आप कुछ उसके साथ गलत करने वाले हो। तो ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, सो इस चीज को, इसमें राइट देखो, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये आपको इसके राइट है। मैं कुछ आपको बता देता हूं जिससे आप अगर उसमें सोचो, कल मैं इसके केसेस की बात करूंगा, लेकिन इसमें अगर कुछ सोचो, जब 10 क्वेश्चन निकलेंगे तो आप आंसर ढूंढ पाओ उसका। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आप जी सकते हो अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ जीना, ये आपका अधिकार है। आपको कोई हानि, बल्कि हमारे यहाँ है ऐसा, डिग्निटी आपकी कोई वैल्यू नहीं रखती है, सामने वाला पावरफुल है, आपकी डिग्निटी 2 मिनट में खराब कर देगा। और अगर आप डिग्निटी के खिलाफ डेफेमेशन का केस करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी, 2 मिनट में चली जाएगी, आप जेल में ही काटोगे। बल्कि है, तो आर्टिकल 21 देता है हमें राइट, बट हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। दूसरा, राइट टू प्राइवेसी, हमारी मामला है, हमारी चीजें, हम नहीं कोई चीज निकालना नहीं देना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, हमारी पर्सनल लाइफ है, क्यों? ठीक है। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन भी आपका राइट है, आपकी राइट में आपको एजुकेशन से कोई नहीं रोक सकता लेने से। इसलिए अगर माँ बाप भी रोकते हैं तो वो भी जेल जाएंगे। ठीक है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये भी है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ठीक है, जैसे अभी जुड़ गया है तो ये एक बार आया था, 2018 में भी आया था, अब इस बार पूरी तरीके से हो गया, डाई विद डिग्निटी, सम्मान के साथ मरना। और विश, अभी तो विश वाला जुड़ गया ना, विश डेथ। राइट टू अगेंस्ट कस्टडियल टॉर्चर, जो अभी केस चल रहा था, अभी हाल ही में हुआ, 6 पुलिस वालों को फांसी भी दी गई इससे कि उनके कस्टडी में डेथ हुई है कई लोगों की। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कस्टडियल डेथ होती है तो वो आपको टॉर्चर दिया जाता है, तो उसमें आपका राइट है, आप नहीं, आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो, कर सर आपके पास राइट है कि ऐसे मुझे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे ऐसे क्यों मारा जाता है। पुलिस बल्कि निशान नहीं छोड़ती, उसमें मारना बताया जाता है कैसे कैसे मारना है, जिससे सामने वाले को उसका
निकलेगा ही नहीं। आजकल डंडा ऐसा बनाया गया है कि जिससे आपके नीला नहीं पड़ता है, और चोट बहुत अंदर की चोट पहुंचती है। वो व्हाइट कलर, व्हाइट होता है बिल्कुल पाइप जैसा, ये लगता बहुत है, ऐसा बोलते हैं। उसमें आपके निशान नहीं पड़ते हैं। इसके बाद राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, आपका राइट है, अगर कोई इन्वायरमेंट में कर रहा है कुछ गड़बड़, आप उसके ऊपर जा सकते हो, केस कर सकते हो। इन्वायरमेंट पर भी राइट है इसमें, ये भी आर्टिकल 20। आर्टिकल राइट अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये भी आपका इसमें आ जाएगा। ऑफिस में कोई आपके साथ कर रहा है, आप आर्टिकल 21 के थ्रू उस पर केस कर सकते हो। आर्टिकल आर्टिकल 21 का राइट टू फेयर कंपनसेशन, कोई आपको कंपनसेशन दे रहा है, उसके भी राइट है आपका। राइट टू लाइवलीहुड, आपका जीने का अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड एंथोनेशिया, सो ये भी है आपका। इसके बाद डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी, इसके भी राइट में रखा गया है ये आर्टिकल, कि अगर आपको उसके डेथ पेनाल्टी में एग्जीक्यूशन में कुछ ऐसा डिले, कुछ चीजें हो रही, आर्टिकल 21 का ये भी उल्लंघन होगा, ठीक है। हो सकता है उतने बीच में वो कुछ और एक्सटेंड करा के कुछ अपनी डिले करा के, हो सकता है उसकी, जैसे कि निर्भया केस में देख लो, ये भी है। नार्को एनालिसिस एंड प्राइवेसी, डेथ पेनाल्टी, ठीक है। ये सारा का सारा आपका आर्टिकल 20, लेकिन इसके बारे में पढ़ना है आपको, फिर इसके बाद सारे एजुकेशन। हाँ, आर्टिकल 21 इसके हिसाब से वो किया कि उसका केस रोज का रोज डिले हो रहा था, कितने साल बाद फांसी मिला है, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को, उनको डेथ, उनको देखा है उन्होंने, उनकी बच्ची मरी हुई थी, तो आर्टिकल 21 वहां भी काम है, उसका केस तो कम से कम, उसका केस तो डिले कर ही रहे थे ना आप, कहीं कहीं वो भी है। डेथ पेनाल्टी मिल गई थी उनको, लेकिन डेथ ही नहीं हो रही थी, हर बार कुछ ना कुछ कंफ्यूज वो आ जा रहा था उनके बीच में, कि अभी फिर से डिले हो गया डेथ, फिर वकील कुछ लेकर पहुंच गया वहां पर, ठीक है। ऐसा केस हो चुका है, ऐसा 2014 में भी केस इसमें एक हो चुका है, जैसे शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी, इसमें भी हुआ था। इसमें डिले किया गया, कंसीडर किया गया कि क्रूअल है, वायलेशन हुआ आर्टिकल 21 का, और इसको डिले किया गया, चीजें ऐसी हुई, तो ये भी है, इसका पार्ट है। आप एग्जीक्यूशन में डिले कर देंगे, सामने वाला वो निकाल लाएगा, उसके लिए एविडेंसेस जुटा लेगा, इकट्ठा कर लेगा, है। हम्म, वही है इट इज, डिग्निटी आ गया ना उसमें, डिग्निटी जहां आ जाएगा वहां पर आपके ऊपर आर्टिकल 21 काम कर जाएगा। विदेश जाना है वो भी आर्टिकल 21 काम करेगा, ठीक है। अगर जैसे कहीं घूम रहे हो, वो आपका आर्टिकल 19 आपको परमिशन देता घूमो, लेकिन घूमने पर आपके ऊपर जो अत्याचार होगा वो आर्टिकल 21 में आ जाएगा, ठीक है, तुरंत बदल जाएगा वहां से आर्टिकल, क्योंकि आपको घूमने में परेशानी नहीं दी गई, आपके नाम पर, आपके हो सकता है आपके कास्ट से, आपके रिलीजन से, आपके अदर स्टेट के होने से आपके ऊपर दिक्कत आ रही। जैसे महाराष्ट्र बहुत करता रहा है, जब बाला साहब ठाकरे थे, तो जितने भी यूपी बिहार से लोग जाते थे, ये वर्कर्स बहुत होते हैं यहाँ से, तो उनको ये मार के भगाने का काम करते थे बीच में, तो उनका आर्टिकल है, वो जॉब कहीं भी कर सकते हैं, लाइवलीहुड के लिए अपने कुछ भी कर सकते हैं, आप कैसे हटा सकते हो। आर्टिकल 21 काम करता था, आर्टिकल 19 के तहत वो काम करने गए, लेकिन आर्टिकल 21 के थ्रू उनकी पर्सनल लाइफ भी है उनके, आप कैसे ऐसे किसी की लाइफ को वायलेट कर सकते, ये मामला है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसका आपका काम ये है, एक काम ये पूरा करना है एक बार, ठीक है, प्लीज असाइनमेंट करके देना, एक्सक्यूज नहीं चाहिए इसमें, कि कल के दिन एक्सक्यूज कर दो, सर मिला नहीं सर, कहां से ढूंढे सर, बुक नहीं थी, ठीक है। हाँ, ये करना है। और कल इसमें कल मैं इकोनॉमी कराऊंगा, जो रहेगी इकोनॉमी, अभी थोड़ा सा वर्ड इकोनॉमी है, तो वो मैं कराऊंगा, उसके साथ साथ आपको ये चेक भी करूंगा मैं इसके बारे में, फिर
सैटरडे को भी यही होगा, संडे को इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा 35 तक।